नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें ऐसा लग रहा है कि 2 महीने बाद और बढ़ने वाली है। आप कहेंगे कि मुश्किलें बढ़ेंगी तो सबको खुश होना चाहिए। बिल्कुल नहीं खुश होना चाहिए। पूरे देश को चिंतित होना चाहिए और पूरा देश चिंतित हो भी रहा है। बार 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 संदेशे आ रहे हैं। अब एक संदेशा कल फिर आ गया। संदेश नहीं कहें, बल्कि आप कहें कि अपमानित किया जा रहा है। एक नहीं, कई बार अपमानित किया जा रहा है। हमेशा वो बोलते हैं आकर के कि साहब मैंने ये किया, साहब मैंने ये किया। अब उनका एक ताजा वीडियो आ गया है। अद्भुत इंसान है। साफ साफ वो कह रहे हैं कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं। तो मेरी नाराजगी दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी को मुझे खुश करना है, और इसलिए वो खुश कर रहे हैं। लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी हैं। ही इज ए गुड गाय एंड ही वांटेड टू मेक मी हैप्पी। और ये आउट ऑफ बॉक्स आकर के बोल रहे हैं। बातचीत कुछ और हो रही है, कह वो कुछ और रहे हैं। इसके पहले कई बार, जितनी बार जो बातें की हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय में और जो अन्य समय में, कभी कभी उनकी तारीफ भी करते हैं, बर्थडे पे उनको विश भी करते हैं। लेकिन ये जो सीधा सीधी अपमान करने का जो टैक्टिक्स है कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में मित्रता कराई, मोदी अब मुझे खुश करना चाहते हैं, मोदी को मालूम है कि मैं नाराज हूं और इसलिए मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। अब इस वीडियो को आपने देख लिया होगा। मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूं और उसके बाद एक और वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें कब्र खोदी जा रही है, वो भी दिखा रहा हूं। लेकिन इन दोनों वीडियो के पहले मैं क्यों कह रहा हूं कि मोदी की 2 महीने बाद मुश्किलें और बढ़ने वाली है? ये सब तो ट्रेलर है। मोदी की मुश्किलें कैसे बढ़ेगी, कैसे मोदी को घेरने का पूरा पूरा षड्यंत्र रच दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देख लिया वेनेजुएला के ऊपर जो कुछ भी उन्होंने किया। जैसे वहां के उनके हिसाब से डिक्टेटर हैं, उनके वो मदुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया। और उसके बाद कल एक नाटक हुआ। यूएन काउंसिल की एक बैठक हुई और उसमें सब लोगों से पूछा गया कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए। तकरीबन तकरीबन सभी देशों ने ठकुर सुहाती की। सभी देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। और आपको हैरानी होगी कि इस पूरे प्रकरण में थोड़ा बहुत अगर सुनने लायक था किसी की प्रतिक्रिया, तो वो पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत अपनी नाराजगी जताते हुए बड़े ही सधे शब्दों में, नाराजगी तो उनकी औकात तो है नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाएं, लेकिन सधे हुए शब्दों में थोड़ी नाराजगी भी जताई और प्रशंसा भी की। मैंने कुल मिलाकर के गुड़ गोबर किया। लेकिन लब्बुलवाब ये था कि पाकिस्तान का जो स्टेटमेंट था वो पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नहीं था। कल के जो यूएन काउंसिल की जो मीटिंग हो रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और बाकी सब सारे देश, पनामा हो या दूसरे देश हो, वेनेजुएला ने भी अपना पक्ष रखा, मजबूती से रखा। लेकिन उस सब का कुछ हुआ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का एहसास हो गया कि यूएन, मैंने कल ही बताया था आपको कि यूएनओ का कोई महत्व नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वो जब चाहे तब उसे फुटबॉल बना करके कहीं भी फेंक सकते हैं। नया राग आ गया है डोनाल्ड ट्रंप का, और इसलिए मैं टाइमलाइन दे रहा हूं 2 महीने का। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगले 2 महीने में या तो बातचीत के जरिए या जैसे भी हो सकता है, ग्रीनलैंड और डेनमार्क, आपको मैंने कल ही बताया था कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक हिस्सा है, बड़ा ही खूबसूरत इलाका है। 80% ये बर्फ से ढका हुआ है। ग्रीनलैंड को लेने के चक्कर में अमेरिका क्यों है? कल जब मैंने ये बताया कि वेनेजुएला को क्यों लिया, सीधा सीधा तेल का खेल है, व्यापार का खेल है, डॉलर का खेल है। और अब ग्रीनलैंड पर नजर है। ग्रीनलैंड में जो 80% बर्फ है, और ये बर्फ जब पिघलता है
तो इसका जो पानी है वो पीने योग्य पानी है। और सबसे शानदार पानी पृथ्वी पर अगर कहीं हो सकता है तो ये इस ग्रीनलैंड का बर्फ के पिघलने के बाद का पानी जो होता है वो पीने योग्य है। इसके अलावा इस बर्फ से ढके हुए चादर के बीच में और भी जो बाकी जो इलाके हैं जो बिना बर्फ के हैं 20%, उसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, खजाना है ग्रीनलैंड। उस मिनरल्स की खोज भी अमेरिका ने एक प्रकार से कर ली है, उनको मालूम है। और तीसरा कारण यह है कि एक तो पानी, दूसरा मिनरल्स, और तीसरा अगर आप पूरे मैप में देखेंगे तो उत्तर कनाडा से और उत्तर जाकर के डेनमार्क और ये ग्रीनलैंड है। और जब ये समुद्री मार्ग से ये आकर के सीधा रसिया से मिलता है। ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि अगर हम कब्जा नहीं करेंगे तो रसिया आ जाएगा यहां पे। रसिया के साथ साथ चाइना भी आ जाएगा। और रसिया और चीन अगर ग्रीनलैंड पे आ गया और डेनमार्क में आ गया तो हमारे लिए खतरा है। ये कह करके ये अमेरिकी नागरिक को कह रहे हैं कि रसिया और चाइना से बचने के लिए हमें डेनमार्क और ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे ये कनाडा को घेर रहे हैं। पहले वेनेजुएला को ले लिया, पूरी दुनिया ने एक प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया जता दी, कोई साथ में खड़ा नहीं हुआ वेनेजुएला के, सब उनके ऊपर नजर रख रही है। और अब ये डेनमार्क और ग्रीनलैंड को लेने का मन बना चुके हैं। स्टेटमेंट आ चुका है डोनाल्ड ट्रंप का कि इट इज ए मैटर ऑफ डेज। अब डेनमार्क की प्रधानमंत्री कह रही हैं कि नहीं, इसको बातचीत से सुलझाना चाहिए, अगर कोई ऐसी बात है। ऐसी बात क्या है? आप एक कमजोर शिकार हैं, एक टाइगर है, वो आपको खा जाएगा। सिंपल बात है। और नया जो इंपीरियलिज्म है, अब वो ब्रिटेन ढह गया, नया इंपीरियलिस्ट स्टेट अमेरिका बन गया है। और अमेरिका अपनी गुंडागर्दी इस ग्लोब के अलग अलग हिस्सों पर करता ही रहेगा, ये उसकी एक प्रकार से गारंटी है। अब ग्रीनलैंड को लेने का 2 महीने का वक्त दिया है और इसी 2 महीने से खेल शुरू होने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि 2 महीने में ये ले ही लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन 2 महीने के बाद असली खेल शुरू होगा। और इसीलिए अभी वो टीज कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को, उनका टीजिंग अभियान जारी है। वरना कोई राष्ट्रपति इतना मुखर होकर के निर्लज्ज तरीके से किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में यह कहे कि वो मुझे खुश करना चाहते हैं, उन्हें मालूम है कि मैं नाराज हूं। अब ये नाराजगी क्यों है? सबसे पहले क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत पहले, आज 2021 में बताया था कि हम जिस पैटर्न पे जा रहे हैं वो पैटर्न ठीक नहीं है। और तब से ही मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अगर सत्ता में आए तो भारत को अमेरिका के साथ संबंध को रीडिफाइन करना पड़ेगा, और वही पोजीशन आ रहा है। ग्रीनलैंड को लेकर, डेनमार्क को लेकर अमेरिका यह साबित कर देगा कि अब मेरे सामने में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। मैंने कल ही आपको बताया कि रसिया इस मामले में पड़ना नहीं चाहता है। वो फिर वही बातें होंगी, यूएन की काउंसिल की मीटिंग होगी और उस काउंसिल में एक प्रकार से उनको, और न्यूयॉर्क में ही मीटिंग हो रही है, तो एक प्रकार से उनको क्लीन चिट दे दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एकदम संभल जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और उसके बाद भारत में क्या चल रहा है ये भी आपको बताते हैं, क्यों मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जरा इस बयान को सुनिए, आपने सुना भी होगा, मैं दोबारा सुना रहा हूं। Very sick neighbor. It's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. Let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Secretary Rubio mentioned. You know why? Cuba Because they yesterday. kill a lot of people. Yeah. Secretary Rubio mentioned Cuba yesterday in his remarks. Does the U.S. have a plan to do something? Well, Cuba always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. They won't have the income coming in. You know, a lot of Cubans were killed yesterday. You know that. A lot of Cubans were killed. Do you know how many? The bodyguards. No, they're looking, but a lot of
there was a lot of death on the other side. No death on our side, but there was a lot of death on the other side, unfortunately. But a lot of Cubans were killed yesterday, trying to protect him. There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. I understand something. We talk a lot about legislation, and we have great legislation coming. You want to tell them? So the tariff bill, so here's what I believe. I don't think we could have secured the border without the threat of tariffs. I don't think we'd have a European trade deal without the threat of tariffs. So if you want to end this conflict, then put pressure on Putin's customers. He sanctioned the two largest oil companies in Russia, which is the biggest pressure anybody's put on Putin since the war started. But we have 85 co-sponsors to give this president. It's hurting Russia very bad, the sanctions. Oh, yeah. So this bill would allow. And India also is full. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from 0 to 500. He picks the number. Nobody else does. But if you're buying cheap Russian oil, keeping Putin's war machine going, we're trying to give the president the ability to make that a hard choice by tariffs. I really do believe that what he did with India is the chief reason India is now buying substantially less Russian oil. So I hope we pass this bill soon. And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be people are very afraid bad of that. for them. You have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it. वापस आइए। अब देखिए ये कोलंबिया को कह रहा है कोकीन का। जिस देश के खिलाफ इनको कुछ बोलना होता है तो उसको ड्रग, किसी को कोकीन, किसी को अन्य ड्रग के मामले में ये बोलता है कि ये वहां से उसकी ट्रेडिंग कर रहा है। भारत के बारे में कह रहा है, और इनका जो चंपू है वो कह रहा है कि 25% टेरर को भारत फंड कर रहा था। अगर रसिया से तेल खरीदता है तो रसिया जो टेरर फैला रहा है पूरी दुनिया में यूक्रेन के खिलाफ वॉर करके, ये सब में भारत की सहभागिता थी। और हमने, उसका जो चंपू है वो कह रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट ने प्रेशर बनाया और भारत झुक गया। ये सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट ही कह सकते हैं। जब ऐसा कहा तो ट्रंप ने कहा नहीं, मोदी इज ए गुड गाय एंड ही वांटेड टू मेक मी हैप्पी। वो मुझे खुश करना चाहते थे। उनको मालूम है कि मैं उनसे नाराज हूं। ये वीडियो देखा आपने? दूसरा वीडियो मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, फिर कोरिलेशन, और फिर मैं पूरा जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से कहां भारत को खड़ा किया जा रहा है, कैसे मोदी के लिए आने वाला 2 महीने के बाद का दिन कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप बार बार मोदी को अपमानित करने का रिस्क ले रहा है लगातार। ऐसा नहीं है कि पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। सिंदूर में किया, और अब ऑपरेशन सिंदूर में किया, और अब इन्होंने जो अपमानित किया वो सबके सामने है, दुनिया के सामने है। अब जरा ये वीडियो देखिए जो अपने ही सॉइल से आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से आ रहा है। कल एक वर्डिक्ट आया है जिसमें उमर खालिद और सरजिल इमाम को जमानत नहीं मिली। इसके विरोध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट क्या कह रहे हैं? वो स्टूडेंट हैं या कोई और हैं? वेनेजुएला, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, और उसके बाद उधर मैंने आपको बताया था कि ईरान में तो रिजिम परिवर्तन का पूरा खेल चल रहा है। सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात में अलग झगड़ा चल रहा है यमन को लेकर के। इजराइल की नजर ईरान पर बनी हुई है, लेकिन भारत में माहौल गर्म किया जाएगा।
कैसे गर्म किया जाएगा वो सुनिए, और फिर अभी 2026 में जो 3-4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके पहले क्या-क्या माहौल होने वाला है। ये सुनिए ज़रा सा इस वीडियो को, तब मैं आपको आगे तफ़सील से बताता हूँ। ये देखिए, कह रहे हैं कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। भगवा आतंक फैला है देश में। ये जेएनयू के स्टूडेंट बोल रहे हैं, खुलेआम बोल रहे हैं। मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर। किस लिए? क्योंकि शर्जिल इमाम और उमर खालिद के पक्ष में सबूत इतने थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल देने से मना कर दिया। बाकी को दिया, लेकिन शर्जिल इमाम और उमर खालिद को नहीं दिया बेल। और अभी पूरे कैंपेन चलाए जा रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो ठीक निर्णय नहीं दिया है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और शाह ऐसा निर्णय नहीं करवाने दे रहा है। ये पूरा कैंपेन चलेगा अभी रिजीम चेंज का। और जब उधर डेनमार्क ग्रीनलैंड को अमेरिका ले लिया होगा, तब अमेरिका अपनी चौधराहट पूरी दुनिया में साबित कर चुका होगा। और ये वाटर टेस्ट कर रहा है। फ्रांस नहीं आएगा, जर्मनी नहीं आएगा, जापान नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, इंग्लैंड नहीं आएगा। चाइना भी चुप रहेगा, रसिया भी चुप रहेगा। कैसे चुप रहेगा साहब? अब इसमें कहानी देखिए क्या है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड और डेनमार्क नाटो का हिस्सा नहीं है। कैच देखिए, कितनी बारीकी से काम हो रहा है। कैच देखते जाइए। ग्रीनलैंड, डेनमार्क नाटो का हिस्सा नहीं है। नाटो के एक प्रकार से लीड करता है अमेरिका, जो 32 देश है नाटो के मेंबर। उसको नाटो में पत्ता नहीं हिलता है जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं बोलेगा। मतलब अमेरिका जब तक कुछ नहीं बोलेगा, नाटो कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं भी डेनमार्क, तो यूरोपियन यूनियन वाले बोलेंगे साहब इसमें मेरी क्या गलती है, ये तो नाटो अगर कहे तो बात मान सकते हैं हम। नाटो के मेंबर हैं नहीं आप, यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं, लेकिन नाटो के सदस्य नहीं है। नाटो का सदस्य ही नहीं, नाटो को लीड करने वाला अमेरिका है। उनकी कोई औकात नहीं है। ये जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के जो देश हैं छोटे छोटे, उनकी कोई औकात नहीं है अनटिल अनलेस कि अमेरिका स्टेप अप ना करे। तो अभी यूक्रेन का वॉर भी इसलिए चल रहा है क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है। नाटो वॉर कर रहा है रसिया के साथ, और वो भी बैक्ड बाय अमेरिका है। आपको याद होगा जब जेलेंस्की अभी कुछ दिन पहले गया था अमेरिकी प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, तो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने धकियाते हुए कहा था कि भागो यहां से भाई, तुम बंद करो। लेकिन बंद करने का नाटक था, ये दुनिया को दिखाने का था। असल खेल था कि हम तुमको फटकारेंगे, हम तुमको डांटेंगे, ताकि ये मैसेज जाएगा कि नहीं नहीं अमेरिका नाराज है यूक्रेन से। यूक्रेन खामखा युद्ध को रसिया के साथ जारी रखना चाहता है। ये माहौल बनाएंगे, ये माहौल बनाने का काम करते हैं ये लोग। अभी देखा ना क्या कह दिया कि कोकीन का धंधा करता है, ड्रग पेडलर है वो, ये मादुरो। तो इस तरीके से लोगों के ऊपर ये थोपता है। जैसे इराक पर इन्होंने थोप दिया, लीबिया के कर्नल गद्दाफी को थोपा, जैसे सद्दाम हुसैन को थोपा। तो ये अनर्गल आरोप लगा करके ये कब्जा करते हैं। पहले अफगानिस्तान को रहा, अफगानिस्तान को इन्होंने चूसा पूरी तरह से, लेकिन जब अफगानिस्तान में ये ब्लीड करने लगे तो भाग गए। जैसा वियतनाम में ये ब्लीड करने लगे तो वहां से भाग गए थे। तो इनकी स्थिति अब ये हो गई है कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के मामले में, वेनेजुएला तो खत्म हो गया, अगला निशाना ग्रीनलैंड और डेनमार्क है। वेनेजुएला की बात आई और गई हो गई, कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा। वेनेजुएला के इस डिक्टेटर को, मादुरो साहब को, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, अब यह अमेरिका के रामो करम पर है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई नहीं बोलेगा, यूएन में कोई नहीं बोलेगा, यूरोपियन यूनियन नहीं बोलेगा, क्वाड वार्ड की कोई औकात नहीं है। तो खत्म हो गया खेला। वेनेजुएला का चैप्टर क्लोज है, नया चैप्टर डेनमार्क और ग्रीनलैंड खुल चुका है। इसके बाद ट्रंप सर्वशक्तिशाली हो जाएगा।
सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। ये वाटर टेस्ट है। और तब शायद भारत में रिजीम चेंज कराने के लिए ये मोदी तेरी कबर खुदेगी, मोदी तेरी कबर खुदेगी के नारे को और शार्पन किया जाएगा। और ये धीरे धीरे चाल चल रहा है। या तो भारत घुटने के बल आ जाए, मोदी सरेंडर कर जाए। अच्छा, आप देखिए, भारत सरकार इस मामले में बहुत ज्यादा प्रचारित नहीं है, लेकिन यह बात सही है कि जब टैरिफ बढ़ाया तो भारत सरकार कुछ दिन तक तो मुलाकात नहीं किया, मोदी जी मिले नहीं ट्रंप से। कई कई मौकों पर उनको मिलना था, नहीं मिले, अच्छी बात है। इन्होंने एक तिकड़ी बनाई भी, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अब वो जो तिकड़ी बनी उसमें से जो दो देश हैं, उन दो देश की हैसियत अमेरिका ने एक प्रकार से ऐसे कर दी, जब भारत, चीन और रसिया मिल रहे थे तो अमेरिका दूर से देख रहा था और वो ये इंतजार कर रहा था कि अच्छा कोई बात नहीं है, अभी आप घूम लीजिए, अभी मेरा वक्त आने वाला है। और वो वक्त आ गया और उन्होंने वेनेजुएला पर किया। वेनेजुएला पर को कब्जा करके अमेरिका को जो लाभ तेल का हो रहा है, जो बाजार का हो रहा है, उससे अधिक लाभ क्या हो रहा है? अमेरिका की दादागिरी स्थापित हो रही है। दुनिया यूनिपोलर होता जा रहा है, बाइपोलर नहीं, मल्टीपोलर नहीं, एक पोल में दुनिया सिमटती जा रही है और बड़े बड़े देश अब अमेरिका के सामने सरेंडर करते जा रहे हैं। भारत में क्या क्या मुश्किलें आएंगी? इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्विस, चाइना, इन सब देशों की कंपनियों को मिला करके भारत में मालूम है कितनी कंपनियां काम कर रही हैं? अमेरिका की लगभग 1800 से 2000 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। इंग्लैंड की 794 कंपनियों के आसपास भारत में काम कर रही है। फ्रांस की 1800 से 2000 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। स्विस की लगभग 394 या 400 के आसपास कंपनियां भारत में काम कर रही है। चाइना का, जिसके बारे में कहा जा रहा था 53 कंपनी है, वो भी अब कह रहा है कि 300 से अधिक कंपनियां काम कर रही है और 3500 से अधिक कंपनियों में चाइनीज डायरेक्टर इन्वॉल्व है। चाइना का इन्फ्लुएंस है ये। इंग्लैंड का, फ्रांस का, जर्मनी की भी उसी संख्या में लगभग 1000 से अधिक कंपनियां जर्मनी की भारत में काम कर रही है। और इसमें से अधिकतर कंपनियां मित्रों टेक कंपनियां हैं। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां हैं, सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं, डिफेंस में भी कुछ कंपनियां काम कर रही हैं। मतलब सारे स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे ये कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में आप देखें, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, ये सारी कंपनियां हैं, ये काम कर रही है भारत में। अब आप कल्पना कीजिए कि आज अगर आपने अमेरिका से लड़ाई मोल ले ली, अमेरिका पहला काम करेगा आपके गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजॉन को और जो दूसरी कंपनियां हैं उसको, फेसबुक को, इन सबको कहेगा कि ये इसका बंद कर दो सब कुछ। बहुत इंपैक्ट होगा आपके ऊपर, उनको भी इंपैक्ट होगा, ऐसा नहीं है, उनको भी नुकसान होगा क्योंकि उनका ये बाजार है। लेकिन वो अगर आज चाहे तो अपनी टेक कंपनियों से पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है, उसकी बाह मरोड़ सकता है। तो भारत के पास बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है इधर उधर होने का। अब ये स्कोप क्यों नहीं है, किसने मना किया? इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी आपको 11 साल हो गए सत्ता में आए हुए और आपने इन लोगों के लिए पलक पावड़े बिछा दिया। नेहरू जी ने जो किया, इंदिरा जी ने जो किया, राजीव जी ने जो किया, उसको दुनिया ने देखा। मनमोहन सिंह ने जो किया, उसको भी दुनिया ने देखा। आज उसकी परिणति यह है कि हम झेल रहे हैं और हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और इसीलिए आज ट्रंप की ये हैकड़ी है कि वो सरेआम अपमानित करके निकल जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री को, सरेआम, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत कुछ नहीं कर पाएगा। क्या करेगा भारत? कैसे हमको आंख दिखाएगा? आंख नहीं दिखा पाएगा। और भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। क्यों? क्योंकि इसके पहले वाले रिजीम को तो हमने घुटने पर टिकवा दिया था। कांग्रेस सरकारों ने भारत को उनके सामने घुटने टिकवा दिया। आप अगर 71 का माला जप रहे हैं तो आप गलतफहमी में है। आपको लग रहा होगा कि हमारा भारत आजाद है, कहीं से भी आप आजाद नहीं है। आप एक गुलाम देश बन चुके हैं।
7,000 के करीब विदेशी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं और उनका स्टेक हाई है। हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं जो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट हैं, जो हमारी कंपनियां हैं, उसका 65% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। अब आप बताइए कि जोहो अभी तक क्यों नहीं आया? 1996 में रजिस्टर हुआ अमेरिका में, 20 साल से काम कर रही है, लेकिन जोहो का पता किसी को नहीं है। तो हमारे देश की सरकारों में जो ट्रेटर बैठे हैं, जो ब्यूरोक्रेट बैठे हैं, जो अपने बीवी बच्चों के लिए काम करते हैं, उनको अपने देश से कोई मोहब्बत नहीं है। उन्होंने इस देश को गिरवी रख दिया और आज इसी का नतीजा है कि आज आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे आप करते रहिए, हो कुछ नहीं रहा है ऑन द ग्राउंड। और हो ये रहा है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट, 2 कौड़ी का आदमी, हमें हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री के बारे में ये कह के जा रहा है कि वो हमें खुश करना चाहता है। उन्हें मालूम है कि मैं नाराज हूं, इसलिए वो प्रधानमंत्री की का अपमान, घोर अपमान करके चला जाता है और हम इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। क्यों? हमारे हाथ बंधे हुए हैं। अभी ब्रह्मोस के लिए हम अपना फाइटर जेट के लिए, इंजन के लिए पैसा दे दिए हैं, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहा है। अमेरिका को इंजन सप्लाई करना है, इंजन नहीं आया है हमारे पास। हम इंडिजिनस अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सके। और ये जो 6-7 हजार टेक कंपनी, 6-7 हजार जो विदेशी कंपनियां, कौन सी कंपनी घड़ी से लेके कपड़ा से लेकर के, कौन सी कंपनी आप चाहते हैं जिसमें विदेशी कंपनियां हमारे यहां कब्जा नहीं जमाया हुआ है? आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत लिप सर्विस हो रही है, लिप सर्विस। और इस लिप सर्विस की मियाद कब तक चलेगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे हाथ तो पहले से बंधे हुए हैं। हम अभी जाकर के बोल रहे थे हमारे यहां तो डिविडेंड है, आइए 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 बनिए। अब मेड इन इंडिया करिए, मेड इन इंडिया करिए, बात सही है, मेड इन इंडिया करिए, लेकिन हम अपने व्यवसायियों को, अपने व्यवसाय, अपने टैलेंट को नहीं रोक पाए। हमने आईआईटी बना लिया और पिछले 70 वर्षों में आईआईटी के सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन को ड्रेन कर दिया, अमेरिका भेज दिया। हमने डॉक्टर्स बनाए, उनको अमेरिका भेज दिया। 70%, 80% इंजीनियर्स और डॉक्टर को हमने अमेरिका एक्सपोर्ट कर दिया। हम अमेरिका के उपनिवेश हैं। आपको गलतफहमी है कि हम आजाद देश हैं। अगर अब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो अब आप अपने सरकार से पूछिए। और मनमोहन सिंह ने जो कुकृत्य किया, जो डुबोया भारत को हर क्षेत्र में, अब उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा हमारी वर्तमान सरकार को। और इसीलिए मनमोहन सिंह को जो अमेरिका कहता था वही करता था। न्यूक्लियर डील साइन करो, साइन करना पड़ेगा, साइन कर लिया। डंकल प्रस्ताव पर साइन करो, सिग्नेचर करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे खिलाफ सैंक्शन लगाएंगे। भारत को मजबूत लीडरशिप की दरकार है और यही वक्त है जब हमारे देश को अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना है। लेकिन प्रधानमंत्री 11 वर्षों में जो गलती कर चुके हैं उसको अब दुरुस्त करना पड़ेगा बड़ी तेजी से। और अपने आसपास जो भ्रष्ट और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको दूर करना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी, उनको दूर करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी में हमारा कोई सानी नहीं है, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको आपने लॉन्च किया, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, पता नहीं कहां है, कोई यूज नहीं कर रहा है। हमारा अपना जीपीएस कोई यूज नहीं कर रहा है, कर रहा है गूगल को कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। फिर आप कैसे लड़ेंगे अमेरिका से? फिर आप कैसे लड़ेंगे इंग्लैंड से? फिर कैसे लड़ेंगे फ्रांस से और जर्मनी से? आपको सबसे दुश्मनी करने की जरूरत भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जर्मनी आपके साथ वही खेल करेगा या फ्रांस वही खेल करेगा, लेकिन खड़ा कोई नहीं होगा आपके साथ। इस बात को भारत को समझना पड़ेगा। और आज मैं मोहन भागवत जी से भी, ये भागवत जी को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि क्या आपको अच्छा लगता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की इस तरह से बेइज्जती करके चले जाए?
अगर भारत को पुरुषार्थी बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है, लीडरशिप को ठीक कीजिए। रीढ़ विहीन लीडरशिप से काम नहीं चलेगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं साफ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अब वक्त आ गया है, टैलेंटेड लोगों को सरकार में लाना पड़ेगा, आपको योग्य लोगों को लाना पड़ेगा सरकार में। रीढ़ विहीन लोगों को सरकार में लाएंगे, मुंह की खानी पड़ेगी। जैसे कोविड में हमने भुगता, फिर हम आगे भुगतेंगे। बात को समझ लीजिए, रीढ़ विहीन लोगों से यह देश नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी, आप एक मजबूत नेता हैं, लेकिन बाकियों का क्या हाल है? बाकियों का क्या हाल है? आपको निर्णयात्मक होना पड़ेगा। बिना निर्णय के भारत को अगर आप चाहते हैं स्वावलंबी बना लेना, और अगर आप चाहते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट आपका मखौल ना उड़ाए, तो आपको आज अभी इसी वक्त से निर्णय लेना शुरू कर देना पड़ेगा। और हमें पूरा यकीन है कि भारत के स्ट्रैटेजिक डिप्लोमैट्स अच्छा काम कर रहे होंगे, खासतौर से एनएसए डोभाल अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये पहले से संकेत दे रहा हूं, कोविड में जो कुछ भी हुआ, मुझे इस बात का इल्म था कि ट्रंप के, आप देखिए, ट्रंप आए, डब्ल्यूएचओ से पहला सिग्नेचर उन्होंने किया, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर किया। आप भी बाहर हो जाते डब्ल्यूएचओ से। हम लगातार आपको कहते रहे कि डब्ल्यूएचओ से बाहर आइए, आपको कोई लेना देना नहीं है। भारत सक्षम है, भारत का अपना हेल्थ केयर सिस्टम खड़ा हो सकता है। हम क्यों विदेशियों के ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं? हमारे यहां सक्षम डॉक्टर हैं, हमारे यहां सक्षम इंजीनियर हैं, हमारे यहां आयुर्वेद है, हमारे यहां पंचकर्मा है, क्या नहीं है हमारे यहां? अभी आप काम कर भी रहे हैं उस दिशा में, फिर क्यों आप उनके ऊपर लगे हुए हैं? डब्ल्यूएचओ से हमारा रिश्ता क्या है? आप भी बाहर हो जाते। आपको मालूम है कि जो पिछली महामारी आई थी, उसमें डब्ल्यूएचओ की भूमिका संदिग्ध थी। मैंने खुद आपसे कहा था, मैंने संघ के प्रमुख जो दत्तात्रेय होस बोले हैं, मैंने उनसे कहा था कि भारत सरकार को यह पूछना चाहिए कि ये जो महामारी का ओरिजिन है, ये कहां से है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब देखिए क्या स्थिति हो गई। अब वहां पे बिल गेट्स ने जाकर के ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। अब ट्रंप और एलन मस्क ऑलमोस्ट एक पेज पे आ गए। आपको यही मौका था जब आप इस मामले को इंटरनेशनल फोरम पे ले जाते और कहते कि ठीक, ट्रंप साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो महामारी आई है, ये महामारी किसका देन है, क्यों आया है, कहां से लाया है? जबकि आपको मालूम था कि ट्रंप के साथ रॉबर्ट एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी के भतीजे, ये मिलकर के काम कर रहे थे। जाते जाते आखिरी दिन बाइडेन ने एंथनी फॉची को पार्डन दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि एंथनी फॉची के खिलाफ क्रिमिनल केस चलेगा, जिनोसाइड का, लाखों लोगों को मारने का केस चलेगा। ये सब हम लोग आपको जानकारी देते जा रहे थे। पूरी मीडिया को गेट्स ने अपने इन्फ्लुएंस में रखा हुआ था। आपने कुछ नहीं किया। हम लोग आपको बार बार बोल रहे थे, नहीं किया। आज उस दिन का झगड़ा अब ट्रंप आज आपके साथ निकाल रहा है। पार हो गए थे आप, और उसका नतीजा यह है कि हम लोग चाहते हुए भी कि मोदी हमारे देश के लिए एक वरदान है, और मैं राजनीतिक रूप से यह मानता हूं कि मोदी आप वरदान है हमारे देश के लिए। लेकिन पता नहीं, हम लोग आपको बताते रहे, कहते रहे, समझाते रहे, लेकिन आपका जो चौकड़ी था, उन्होंने आपको कब्जा कर लिया था। आप डब्ल्यूएचओ से बाहर नहीं आए। अभी भी वक्त है, आप डब्ल्यूएचओ से बाहर आइए। अभी भी आप एक नया राग छेड़ दीजिए कि जो पिछली महामारी थी, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो कोई भी इस महामारी के जनक हैं, उसके खिलाफ न्यूरेमबर्ग ट्रायल चलना चाहिए। मानवता के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके खिलाफ। आप छोड़ दीजिए इंटरनेशनल फोरम पर यह मामला, आप देखिए कैसे कहानी पलटती है। लेकिन अब आप करेंगे कि नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको ट्रंप को चुनौती देनी है, तो आपको टेक्नोलॉजी पर आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। क्या वक्त है इतना हमारे पास? हम इमीडिएटली स्विच ओवर कर जाएं, इमीडिएटली हम माइक्रोसॉफ्ट को भगा दें, इमीडिएटली गूगल को भगा दें, इमीडिएटली हम दूसरी अन्य कंपनियों को भगा दें, आईबीएम को भगा दें, या और जो कंपनियां काम कर रही हैं, एक्सेंचुरे हों या कैपजेमिनी हो, जो भी विदेशी कंपनियां, सबको भगा दें।
हमारा सामर्थ्य है क्या? नहीं है। हम डिपेंडेंट हैं उनके ऊपर, हमारी पूरी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो मामला सिर्फ डिफेंस के लिए मजबूत का नहीं है, इसके अलावा जो दूसरा डिफेंस है हमारा, वो कमजोर है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारा एग्रेरियन इकोनॉमी, और अभी भी हम इकोनॉमी भी में उनके साथ जा रहे थे। आप याद कीजिए जब तीनों लॉ आप लेकर के आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं फिर आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपके आसपास ठीक सलाहकार नहीं है, गलत सलाह दे रहे हैं आपको। कुछ सभी तो नहीं, अब एनएसए डोभाल आपको सही सलाह देंगे और भी लोग देंगे, लेकिन हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में जो आपको सलाह दे रहे हैं उस पर बिल्कुल आप नजर खोल लीजिए। हेल्थ केयर में उन्होंने आपको डुबोया है। उसी कांग्रेस का पीएचएफआई का एजेंडा जो 2006 में मनमोहन सिंह ने किया था, उसी पीएचएफआई के एजेंडे पर हमारा देश आज तक चलता आ रहा है। तो डेनमार्क और ग्रीनलैंड लेने के बाद निशाना भारत होगा, मैं आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं। और उसकी कवायद मोदी तेरी कब्र खुदेगी, शाह तेरी कब्र खुदेगी से शुरू हो गई है। जैन जी को समझाने का प्लानिंग चल रहा है, जैन जी को समझाने की प्लानिंग चल रही है कि ये वोट चोरी करके आप आए हैं, रिग करके आए हैं, ये पूरा माहौल बनाया जाएगा। और इस तरह से हमारे समर्थन के लिए फिर देश कौन आएगा? क्योंकि आपने देख लिया इधर रसिया और चाइना का हाल, और ये डेनमार्क और ग्रीनलैंड के मामले में भी ये चुप रहेंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको उलझाया हुआ है यूक्रेन से। उन्होंने वो यूक्रेन से ही वो लड़ने में अपने आप को खत्म कर लेगा। और चाइना में भी वो उसका दिमाग चल रहा होगा, चाइना को भी कहीं ना कहीं उलझा देगा वो। तो बहुत ही वोलेटाइल सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में मैं तो सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को शक्ति दे और देश पूरी तरह से प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे, पूरी तरह से। क्योंकि ये किसी भी एक सोवरेन कंट्री के नागरिक के लिए अच्छी बात नहीं है कि ये दो कौड़ी का ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को बोले कि वो हमको खुश करना चाहता है। वो आपको नहीं बोल रहा है मोदी जी, वो पूरे देश के पुरुषार्थ को ललकार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आपको नहीं बोल रहा है, आप प्रधानमंत्री हैं हमारे। और मैं हैरान हूं अपोजिशन के नेताओं को लेकर के। ये वक्त नहीं है मोदी की आलोचना का, ये वक्त नहीं है मोदी के खिलाफ खड़े होने का, जैन जी को समझाने का। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि वो किसी के नहीं हैं। आप उनके साथ मिलकर के अगर आप मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाले हैं, मोदी को सत्ताच्युत करना चाहते हैं, तो आप खतरे से खेल रहे हैं। अगर मोदी चले भी गए तो आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस गलती को, इस तरह का आग से खेलने का धंधा बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए खुदा के वास्ते। ये वक्त है अपने देश की सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़े होने का, क्योंकि मामला बहुत वोलेटाइल हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय जियोपॉलिटिक्स एक दूसरे रंग में दिख रहा है आपको। टेक्नोलॉजी से पहले उन्होंने बहुत स्मूथली अन्य देशों को कब्जे में लिया। क्यों नहीं है फेसबुक, क्यों नहीं है गूगल रसिया में और चाइना में? बाकी जगह है, तो बाकी जगह उनका कब्जा है। आज हम भी अगर आपके पास पहुंच रहे हैं तो उसी प्लेटफॉर्म से पहुंच रहे हैं, यह अलग बात है। लेकिन हमने अपना प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बनाया? नहीं बना। इन सारी चीजों पर अब ध्यान पूर्वक 11 साल का वक्त बीत गया। मुझे मालूम है आपके पास वक्त कम है, लेकिन इस कम वक्त में भी मजबूत निर्णय लेना शुरू कीजिए और भारत की अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी को मजबूत कीजिए और डिफेंस को मजबूत कीजिए। सब कुछ संभव है। जब हम 489 करोड़ में मंगल पे चले गए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहां पुरुषार्थ की कोई कमी नहीं है। और इस ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दें। ये उनके जो चमचे बोल रहे थे कि हमारे ट्रंप साहब ने, राष्ट्रपति ने घुटने पर ला दिया और वो कर दिया। भाई क्यों हम रसिया से खरीद रहे थे तेल? हम तो 1% खरीद रहे थे, भारत सरकार तो 1% खरीद रही थी। अंबानी जी खरीदने चले गए वहां से और खरीद करके भारत को नहीं पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। और अपमानित हमारे देश का प्रधानमंत्री हो। अंबानी जी तेल खरीदें, दूसरे जगह बेचें और अपमानित हमारे देश का प्रधानमंत्री। हालांकि मैं ये उससे बुरा नहीं मानता हूं, वो एक व्यापारी है, कहीं से भी व्यापार कर सकते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? वो पूरा गलत नैरेटिव कर रहा है। लेकिन अगर है तो फिर आपने बंद क्यों कर दिया?
आप खरीदते रहते तेल, नहीं खरीदे, फिर वहां पर आपको डिप्लोमेसी याद आई कि थोड़ा इनको खुश कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर अंबानी ने तेल खरीदना ही था तो उन्होंने बंद क्यों किया? चल खरीदते रहते आप। और अगर आपने बंद किया इसका मतलब आपको डर हो गया कि अमेरिका हमारे खिलाफ और भी कुछ कर सकता है, बहुत सारे हमारी इकोनॉमी को तबाह कर सकता है, इसलिए आपने खरीदना बंद कर दिया। और अब वो वेनेजुएला का तेल बोलेगा बेचने के लिए, और हमारे अंबानी जी जाकर के वेनेजुएला का तेल खरीदेंगे। कल को ग्रीनलैंड का पानी भी वो बेचेंगे ब्लू वाटर कह करके, और एक एक बोतल 1,000 रुपए में, 2,000 रुपए में बोतल आएगा और उसे खरीदेगा, और यही भारत का अमीर वर्ग जाकर के खरीदेगा, मिलियनर बिलियनर उसी ग्रीनलैंड के पानी को खरीदेगा, उसी की ब्रांडिंग होगी। आने वाले दिनों में आप देखिएगा। तो भारत अपमानित होता रहे, भारत का प्रधानमंत्री अपमानित होता रहे, ये मोदी को का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, और इसे देश बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो ये कहे कि हमारे देश का प्रधानमंत्री किसी को खुश करेगा, खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है, नहीं, ही इज अ गुड गाय। वो होता कौन है ये कहने वाला? भारत को अपने पुरुषार्थ को जगाना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी। इसलिए ये जो व्यापारिक टैक्टिक्स है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। हम क्यों अंबानी की वजह से खुद सुने? क्यों सुने? जब वो तेल खरीद के दुनिया को व्यापार कर रहे थे, आप उनको बोलते साहब या व्यापारी से बात कीजिए, आप भी व्यापारी हैं, हमारे यहाँ व्यापारी, उनसे बात कीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है, आप ये सैंक्शन हटाइए। और सैंक्शन नहीं हटाएंगे तो हम भी रेसिप्रोकल काम करेंगे, जो हमको समझ में आएगा, जो हमारे साथ है। अरे साहब, आज आप गूगल की एंट्री बंद कर दें, हालांकि कर नहीं सकते क्योंकि हमारा तो पूरा डिपेंडेंस है उसके ऊपर, उनकी हालत खराब हो जाएगी, उनका पूरा बाजार ठप हो जाएगा। भारत का बाजार कोई छोड़ना नहीं चाहता है। 80 करोड़ टोटल आबादी, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड सब मिला करके अब भारत 150 करोड़ पहुंचने वाला है। तो गूगल का सबसे बड़ा बाजार भारत है। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हम गूगल से बाहर जा नहीं सकते। हमने अपनी डिपेंडेंसी गूगल पे बना ली है। हम कैसे जाएंगे बाहर? हमने तो अपने सोशल मीडिया को भी, प्लेटफॉर्म को भी अब उससे बाहर नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति हो गई है। आप बंद कर देंगे, कमाई बंद हो जाएगी, लोग सड़क पर आ जाएंगे, जो नेपाल में हुआ। नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया गया, सड़क पर आ गए जैन जी कि हमारी कमाई का धंधा बंद हो गया, तो सारे लोग तो कोहराम मचा देंगे आपको। लेकिन धीरे 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 प्रधानमंत्री जी, भारत को 3 मुद्दों पर मजबूत करना पड़ेगा। एक, इंटेलेक्चुअल मुद्दों पर मजबूत करना पड़ेगा, दुनिया में अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को स्थापित करना, और उसी से संबंधित है ये टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी में आपको खुद को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, अपनी सारी डिपेंडेंसी इंडिजिनस कंपनी पर रखनी पड़ेगी, अपना होम ग्रोन टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा। और जो दूसरा है, वो अपने डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत करना पड़ेगा। और तीसरा, सारे स्टूडेंट को विदेश जाने से बंद कर दीजिए। वी शैल क्रिएट आवर ओन ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटीज। हमारे पास ज्ञान का भंडार है और हम ज्ञान के बल पर दुनिया पर राज करेंगे। वो सभी ट्रेटर हैं, वो सभी ट्रेडर और ट्रेटर दोनों हैं। तो ट्रेडर और ट्रेटर मनोवृत्ति से कितना आ जाए, जितना हमको उनसे टेक्नोलॉजी लेना था हमारे पास है, हम सरवाइव कर लेंगे। हम आप इस बात को जानते हैं कि आप 2047 नहीं, अगर आपने मन बना लिया और पूरे देश ने मन बना लिया तो अगले 10 वर्ष में भारत सुपर पावर हो जाएगा। सब कुछ है, और जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वही हम लोगों का बोनांजा बन जाएगा। ये पॉपुलेशन, ये युवा शक्ति हमारा बोनांजा बन सकता है। हम उससे डरे क्यों? वो अगर कुछ बॉम्ब भी गिराएगा तब भी हम बचे रहेंगे। तो हमें तैयार रहना चाहिए, लेकिन हमारा देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री की इस तरह से कोई तौहीन करे, मजाक उड़ाए। पूरा देश आग बबूला है, गुस्से में है प्रधानमंत्री जी। इसीलिए और आने वाले 2 महीने के बाद मैं समझता हूं और भी चुनौती बढ़ेगी प्रधानमंत्री जी। उसको कैसे कैटर करेंगे? जो जेएनयू में हो रहा है, इसी वक्त ये कबर खुदेगी। आज इसी वक्त उनको गिरफ्तार कीजिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई सीमा होती है? कबर खुदेगी का क्या मतलब है? मोदी तेरी कबर खुदेगी, ये कहां से आ गया? कुछ तो बात होनी चाहिए ना। मोदी तेरी कबर खुदेगी, क्या इसके पहले नारे नहीं लगते थे? ये कबर खुदने का नारा लगता था क्या?
एक्शन होना चाहिए ऐसे नारेबाजों पर। इस पर फौरन से पेशतर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और नहीं तो ये और बढ़ेगा, और जब ये 2 महीने में उधर फारिग हो जाएगा, इधर ये ट्रेलर शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, 2 महीने बाद की जो स्थिति होने वाली है, जो 3-4 विधानसभा चुनाव हैं, उसके पहले वोलाटाइल स्थिति करने की पूरी योजना है। ये सीआईए, ये बीआई, ये सब मिलकर के ये इस पर काम करेंगे। सचेत रहिए प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।